ये बड़ी खबर, पुतिन का एक्शन लगातार जारी है और इसी एक्शन के बाद पूरी दुनिया टेंशन में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुतिन की सेना मानने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी के प्रिंस से पुतिन ने बात की है। प्रिंस सलमान की पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। खुद इस बारे में जानकारी ट्विटर पर पुतिन की तरफ से दी गई है। प्रिंस ने मध्यस्थता का ऑफर पुतिन को दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी के प्रिंस से पुतिन ने बातचीत की है। प्रिंस सलमान की पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है, दोनों देशों के बीच में आप देखिए बातचीत हुई है और इस बातचीत का जिक्र खुद पुतिन की तरफ से किया गया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का ऑफर दिया गया है सऊदी के प्रिंस की तरफ से और ऐसे में क्या मध्यस्थता का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं पुतिन? क्या इस बातचीत के जरिए कोई सुलह होती हुई नजर आती है? क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर यह महायुद्ध यहीं पर रुक जाए, समाप्त हो जाए, चाहे वो शर्तों के आधार पर हो या बातचीत की मेज पर आकर दोनों देशों के अध्यक्षों की बातचीत को लेकर हो। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ा अपडेट। तो इसके साथ ही आपने देखा कि खार्किव में किस तरीके के हालात बने हुए हैं और इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन के शहर ओक्तिर्का से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के बिजली स्टेशन को रूस की सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। हवाई हमले लगातार जारी है, सिलसिलेवार तरीके से लगातार रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ओक्तिर्का शहर में रूस का हमला इस वक्त दिखाई दिया है। लड़ाकू विमान ने बिजली स्टेशन को उड़ा दिया है। यही वो स्टेशन है जहां से कई शहरों तक बिजली सप्लाई हुआ करती थी, बिजली पहुंचती थी, लेकिन अब इसी स्टेशन को टारगेट करते हुए हमला यहां पर किया गया है। पूरी तरीके से बिजली स्टेशन तहस नहस होता हुआ तबाह पूरी तरीके से स्टेशन हो चुका है और ऐसे में बिजली, खाने पीने और पानी का संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन आप देखिए किस तरीके का मंजर वहां पर है। क्या कुछ लोगों पर बीत रही होगी जब खाने पीने की चीज वहां पर नहीं है, बिजली पानी नहीं है और दूसरी तरफ बमबारी, गोलीबारी हर वक्त हो रही है, मिसाइल अटैक वहां पर हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की जनता डटकर सामना करती हुई रूस का। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यह बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा किया है। न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की सेना इस वक्त कब्जा कर चुकी है। वहां पर गोलीबारी भी की गई, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियर प्लांट पर वहां पर आग लगती हुई नजर आई। तस्वीर आप देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर पहले गोलीबारी वहां पर रूस की सेना की तरफ से की गई और फिर वहां पर आग की लपटें किस तरीके से नजर आ रही है। हालांकि इस आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त वहां पर अगर भीषण विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो ऐसे में कई देश इसकी चपेट में आएंगे। और अब प्राथमिकता यही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो बमबारी और गोलीबारी के बाद जो आग वहां पर धधकती हुई नजर आई, उससे पहले कंट्रोल कर लिया जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी सदस्यों के साथ पुतिन की बैठक। इस वक्त पुतिन ने यूएनएससी सदस्यों के साथ बैठक की है। पुतिन ने इस बैठक को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी है कि बैठक हुई है यूएनएससी सदस्यों के साथ। आप देखिए कई देश अब आगे बढ़ते हुए मध्यस्थता का ऑफर पुतिन को देते हुए नजर आ रहे हैं। हमला लगातार जारी है रूस की सेना की तरफ से और ऐसे में मध्यस्थता की कोशिश कई देश और अब यूएनएससी के सदस्यों के साथ भी पुतिन की बातचीत हुई है, बैठक हुई है। तबाही का मंजर जो कि दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और ऐसे में आज 9वां दिन है और अब आशंका बढ़ती हुई कि कहीं न्यूक्लियर अटैक तो नहीं हो सकता है। तो जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दुनिया के किसी भी देश ने परमाणु ऊर्जा इकाइयों पर गोलीबारी की है। जो अटैक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया रूस की सेना की तरफ से, उसी हमले को लेकर अब ये बयान ज़ेलेंस्की का सामने आया है। किसी देश ने ऐसी गोलीबारी नहीं की है, मानव इतिहास में ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। ज़ेलेंस्की जिनके तेवर भी अब देखिए दिन ब दिन तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे बाहुबल के साथ डटकर सामना करते हुए रूस की सेना के हमलों का, पुतिन का। Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа.
तो ज़ेलेंस्की का बयान आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही IAEA ने भी परमाणु प्लांट पर जिस तरीके से हमला रूस की तरफ से किया गया, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है और साथ ही कहा कि रूस के सैनिक सीधे यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार गोलियां उनकी तरफ से चलाई गई है। IAEA की तरफ से कहा गया कि यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। गंभीरता से लेता हुआ IAEA परमाणु प्लांट पर जो हमला हुआ, जो बमबारी गोलीबारी वहां पर हुई, उसके बाद अब हर एक देश की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कहीं वहां पर विस्फोट ना हो जाए, वहां पर ब्लास्ट ना हो जाए, जिससे बड़ा नुकसान होगा, विनाशकारी ये महायुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से जो हमले लगातार जारी है, उसके बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 38 ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया गया है। खेल से लेकर एयर स्पेस तक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका असर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए आर्थिक तौर पर भी बड़े बड़े प्रतिबंध इस वक्त कई देश लगा चुके हैं। और जिस सोच के साथ, जिस मंशा के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ रही थी, शायद मौजूदा स्थिति को पुतिन नहीं भांप पाए हैं और ऐसे में लगातार ये युद्ध 9वां दिन भी जारी है। शिवानी का हम रुख कर लेते हैं। शिवानी के पास एक बड़ी खबर है। शिवानी, ओवर टू यू। क्या कुछ बड़ी खबर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऋतिका लगातार महायुद्ध से जुड़ी हर अपडेट हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैप के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से लगातार गिरता जा रहा है। चाहे दक्षिण छोर की बात करें या फिर पूर्वी छोर की बात करें, हर ओर से वो लगातार गिरता जा रहा है। और यहाँ पर मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रूस की जो सेना है उसकी घुसपैठ आगे बढ़ गई है, वो लगातार आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे कैसे वो कब्जा कर रही है पूरे के पूरे यूक्रेन क्षेत्र पर। अब देखिए, ये यूक्रेन का नक्शा है और यूक्रेन के नक्शे के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे वो रूस है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर उसकी ओर से आज भीषण हमला किया गया, जिसके बाद वहां पर आग लगी। फिलहाल आग पर काबू भी पा लिया गया है, रेडिएशंस निकल रही थी, अलर्ट जारी किया गया था। ये यूक्रेन का नक्शा है और चेरनोबिल, रूस का कब्जा इस पूरे क्षेत्र में हो गया है, चेरनोबिल क्षेत्र में हो गया है। साथ साथ क्रीमिया, ये देखिए यहाँ क्राइमिया जो कि पहले ही 2015 में, इससे पहले ही रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। ये दक्षिण इलाका है यूक्रेन का और ये है ब्लैक सी। यहाँ से धीरे धीरे प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है रूस और वो काफी आगे तक पहुंच गया है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र आप देख रहे हैं, रूस का पूर्वी क्षेत्र है और रूस और यूक्रेन का बॉर्डर यहां से लगता है। यहां से बुरी तरीके से घिर चुका है यूक्रेन और साथ साथ दक्षिण छोर से भी घिर चुका है। और यहां पर है बेलारूस, जो कि रूस की पूरी तरीके से मदद कर रहा है। तो बेलारूस के क्षेत्र से भी टैंक लगातार उसकी ओर से भेजे जा रहे हैं। शिवानी, आपको रोकना चाहेंगे यूक्रेन बॉर्डर से। इस वक्त मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा मौजूद है। अमन, बताइए मौजूदा स्थिति क्या कुछ वहां की कहती है, क्योंकि आज 9वां दिन है और ऐसे में हर किसी की टेंशन बढ़ती हुई कि अगर परमाणु प्लांट पर हमला हुआ है तो ऐसे में कहीं बड़ा विस्फोट वहां पर ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हालात जो हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। इस वक्त हम पोलैंड में हैं, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, पीछे ही है और वहां पर स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब जितने भी छात्र, एक बार मैं दिखा देता हूं, क्योंकि वहां से लगातार भारतीयों का आना लगातार यहां पर लगा हुआ है, क्योंकि खार्किव, कीव और खार्किव में ज्यादा जो छात्र फंसे हुए हैं, वहां से लगातार हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं। अभी यहाँ पर सुबह के जो है 8 बज रहे हैं, यहाँ पर सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, 8:30 के आसपास यहाँ पर बज रहे हैं। लेकिन लगातार जो हालात है वो यहाँ पर दयनीय है, क्योंकि लगातार छात्रों का यहाँ पर आना लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो एक शेल्टर होम यहाँ पर बनाया गया था बॉर्डर के पास, और देखिए यहाँ पर जो सुबह से बसेस, लगातार बसेस यहाँ पर आ रही है, हजारों की संख्या में 200-200 करके छात्र जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अंदर अभी आज की जो खबर जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके पास जो है फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, और उसके बाद अब ये भी खबर है कि उस पर कब्जा भी जो है वो कर लिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बात की है, यहाँ पर भी लगातार यही बातें हो रही हैं जहाँ पोलैंड में, कि हालात कब काबू होंगे। 9वां दिन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बात की है, इसके अलावा बाइडन ने बात की है, रूस से फायरिंग और शेलिंग रोकने की बात की है ताकि सेफ पैसेज और इवैक्यूएशन हो जाए। देखिए लगातार जो भारतीय छात्र हैं वो यहीं पर है, अब लोग यहाँ पर सुबह से आए जा रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट्स यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये अभी कोई नहीं बता पा रहा कि कितने छात्र अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। हम यहाँ इस शेल्टर होम में हैं, बॉर्डर पास है, यहाँ से पहले इंडियन एम्बेसी की तरफ से उनको बॉर्डर पार कराकर यहाँ तक लाया जाता है। यहाँ पर 2 इस तरह के शेल्टर होम्स बनाए गए। मैं एक बार अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप आते हैं, यहाँ पर बसेज आती हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो छात्र होते हैं, 200, 250 ऐसे करके कई बसेज आती हैं और उसके बाद अंदर जो है ले जाया जाता है उनको। मतलब ये रुक नहीं रहा है। पूरी रात हम लोग थे छात्रों के साथ, कल की रात मैंने इन छात्रों के साथ ही गुजारी थी। यहाँ पर छात्र जो है पूरी रात यहाँ पर थे। ये वो शेल्टर होम है। अच्छा, शेल्टर होम में जैसे ही आप घुसते हैं, आपको एक चीज इंटरेस्टिंग देखने होगी, जो मैसेजिंग है। देखिए, ये मॉस्को आप देख रहे हैं, उसको कट करके कीव लिखा गया। ये देखिए आप, ये एक बड़ा मैसेज यहाँ पर पोलैंड में मॉस्को को कट किया गया। ये देखिए आप,
एक कैमरामैन राकेश नेगी एक बार दिखाएं आप। मॉस्को को कट करके उस पर कीव लिखा गया है इन सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन। और यहाँ पर जो सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं वो BAPS स्वामीनारायण, क्या है ये BAPS? ये स्वामीनारायण BAPS means Bochas and Oasis Sri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha. We are the volunteers from BAPS UK and Europe. So we are based in multiple European countries. I'm from Ireland and we have volunteers across. हिंदी में अगर हमारे volunteers बहुत यूरोप के अलग अलग देश में से आए हुए हैं, जैसे UK में से आए हैं, फ्रांस में से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। यहाँ पर ये इंडियन शेल्टर होम है, यहाँ से भारतीय बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर भारतीय बच्चे ही हैं। ज्यादातर मतलब कुछ और दूसरी नेशनलिटीज के में नेपाल से भी है, नेपाल से भी थोड़े हैं, जैसे टांजानिया से अभी टांजानिया नेशनल है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे OCI होल्डर है। कुछ यूक्रेनियन के भी शायद थे 3-4 दिन पहले, जिनको हमने यहाँ खाना प्रसाद खिलाया। और कितने डिफिकल्ट सिचुएशन है सर आपके हिसाब से, कितने दिन से आप देख रहे हैं? ये पिछले 4 दिन से चल रहा है लगातार यहाँ पे, और धीरे धीरे लुक्स लाइक सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन अभी बहुत बच्चे आ रहे हैं बॉर्डर से। हमें जैसे इंटीमेशन इंडियन एम्बेसी का मिलता है उस तरीके से हम यहाँ अरेंजमेंट उनकी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अराइवल होता है, अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है, उनको बाद हम खाना खिलाते हैं, फिर उनकी जो रूम की अकोमोडेशन की जो अरेंजमेंट जो होती है उसमें हम उनको देते हैं। देन आफ्टर में उनका डिपार्चर रजिस्ट्रेशन होता है, देन दे आर बैक टू। देखिए वाकई बहुत ही चैलेंजिंग जो है वो हालात हैं बॉर्डर पर, जिस तरह के हालात हैं वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। लगातार 200, 250 जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। ये फूड पैकेट्स तैयार किए गए, ये देखिए नीचे की तरफ सारे फूड पैकेट्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। छात्रों के आते ही उनको यहाँ पर फूड पैकेट्स दिए जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन एक चीज़ है जो बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ भारतीय नहीं, यहाँ पर नेपाल के भी कुछ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आके स्टे कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ हैं, ये देखिए यहाँ पर बुफे लगाए गए छात्रों के लिए। सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बताना, क्योंकि जो लोग इंडिया में बैठकर सवाल उठाते हैं कि क्या तैयारियां हैं और क्या ऑपरेशन गंगा, ये देखिए तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। ऑपरेशन गंगा में किस तरह का छात्रों को भोजन, किस तरह का उनकी व्यवस्था जो है वो की गई है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जिसका बार बार रितिका आप वहाँ से भी जिक्र कर रही थी और जसप्रीता आप भी, कि यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत को लेकर अब आगे क्या। आज 9वां दिन है, 8 दिन पूरे हो चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो अटैक हुआ, उसके पास जो फायरिंग हुई, वहाँ जो आग लगी, अब बोरिस जॉनसन ने बात की, इसके अलावा बाइडेन ने बात की। होगा क्या, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो हालात बहुत टेंस है बॉर्डर के पास। बिल्कुल हालात बेहद टेंस है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा चल रहा है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, अभी तक ये भी कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, देखिए 60 से 70% ऐसे भारतीय हैं वहां से निकाले जा चुके हैं, स्वदेश वापसी हो चुकी है। ऐसे में कितना दिन और ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसके बारे में कोई और जानकारी, कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? हालांकि आंकड़ा निकालने में बहुत मुश्किल अभी हो रही होगी, लेकिन स्थिति को देखते हुए आप क्या भाप पा रहे हैं अमन, कि क्या 1 से 2 दिन और ये ऑपरेशन चलाया जा सकता है? नहीं रितिका, अभी ये वाकई में नहीं कहा जा सकता। कल हमने जनरल वीके सिंह से यहाँ पर मुलाकात की, हम रात के वक्त एयरपोर्ट पहुंचे थे। जनरल वीके सिंह, हमने उनसे बात की, सिविल एविएशन MOS, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा आज 4 फ्लाइटें सिर्फ यहाँ से, वैसे 24 घंटे में 15-15, 18 फ्लाइटें। आज C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो वर्सो पहुंचेगा, जो कैपिटल है वर्सो पोलैंड की, वो वहाँ पहुंचेगा। यहाँ जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से भी C-17 ग्लोब मास्टर, आज एक और C-17 ग्लोब मास्टर वो यहाँ पर पहुंचेगा, वो छात्रों को लेकर जाएगा। 4 फ्लाइट्स आज जो है यहाँ से, सिर्फ यहीं से जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बॉर्डर के पास, एयरपोर्ट भी यहाँ पास में है, क्योंकि बॉर्डर होता है, बॉर्डर के पास शेल्टर होम में ले जाया जाता है, लिस्ट बनती है, तुरंत यहाँ से छात्रों को कोशिश की जाती है। एक दिन में 1000 के करीब छात्रों को पहुँचाया जा रहा है। संख्या बहुत ज़्यादा है। जब बच्चों से बात करें वो कहते हैं कि 1400 के करीब मेरे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे वो फंसे हुए हैं। एक दूसरा बैच बताता है कि 300 के करीब फंसे हुए। तो संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें दिन कितने लगेंगे ये वीके सिंह भी नहीं बता पा रहे, सरकार भी नहीं बता पा रही, लेकिन हाँ ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हमने बड़े बड़े ऑपरेशन देखे। जनरल वीके सिंह से हमने बात की थी, यमन में 40 भारतीयों को बचाया था, जगचिनी सूडान से बचाया था, मोसुल से बचाया था, अफगानिस्तान से भारतीयों ने बचाया था। लेकिन ये कम से कम ठान लिया है कि जब तक आखिरी बच्चे की घर वापसी भारतीय की नहीं हो जाती, यहाँ से सरकार, यहाँ से जो मंत्री हैं वो हिलने वाले नहीं है। क्योंकि सिचुएशन एक बार यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो सड़क आप देख रहे हैं सीधी की तरफ बॉर्डर की तरफ जाती है, और यहीं से जो लगातार जो है वो छात्र आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और सिर्फ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑपरेशन गंगा है ये। ऑपरेशन गंगा में सिर्फ भारतीय नहीं, नेपाल के छात्र, यूक्रेनियन छात्र, क्योंकि हमने देखा है, हमने यहाँ पर कई बच्चों से बात की, वो कह रहे हैं कि दूसरे नेशनैलिटीज़ के जो लोग हैं वो भी तिरंगा दिखाकर बच रहे हैं, वो तिरंगा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो आपको
अभी हमारे एक बिहार से आए हुए हैं, बिहार से जो जिनका फ्लाइट 3-4 दिन पहले था, जिन्होंने यहाँ सबका सिचुएशन देखा और उन्होंने देखा कि भाई नहीं हमारे बच्चे यहाँ सफ़र हो रहे, तो उन्होंने मानवता की वजह से उनकी खुद की फ्लाइट कैंसिल करके सेवा में भी जुड़ गए। तो वो बिहार से भी ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हम आउट ऑफ इंडिया से भी कई लोग आए हैं। बिल्कुल, अभी आज हमारे 4 वॉलंटियर्स अमेरिका से आ रहे हैं, तो ये सब मदद करने के लिए, बिल्कुल प्योरली मदद करने के ये लिए। आपकी संस्था है स्वामीनारायण BAPS संस्था के वॉलंटियर्स ही है। ये अबू धाबी में जो मंदिर बन रहे हैं भी वही संस्था है, इसका PM ने भी जिक्र किया। बिल्कुल वही संस्था है। ठीक है रितिका। बिल्कुल अमन, और ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगातार देखिए वहां पर भारतीयों को इवैक्यूएट तो किया जा रहा है, लेकिन इसी बॉर्डर पर यानी कि पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर बातचीत भी जारी है। 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में क्या उम्मीद लगाए बैठे कि इस बातचीत से कोई हल होगा? क्योंकि एक पैसेज बनाने की बात तो की गई है कि ठीक है जो विदेशी पर्यटक वहां पर मौजूद है, जो विदेशी वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन रूस रुकेगा क्या? बातचीत का कुछ लग रहा है आपको कि कुछ समाधान होगा? देखिए सबसे बड़ी चीज यही बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि वे आउट क्या होगा। अगर ऐसे खत्म हो जाता तो हासिल क्या किया रूस ने? 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है, बातचीत की जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जेलेंस्की कहते हैं कि जिंदा बचना है तो आप लोग चले जाइए यहाँ से। मतलब रूस की सेना को वो कह रहे हैं अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से चले जाओ। आंकड़ा दे रहे हैं कि वो 300-3,000 सैनिक हमने मार दिए हैं रूस के। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, टैक्टिक्स हैं, प्रेशर बनाने की चीजें हैं, नेगोशिएटिंग टेबल पर किस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी, लेकिन कोई भी एक भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। देखिए रूस बहुत आगे बढ़ चुका है। खार्किव, कीव, तमाम जो दूसरे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन पर कब्जा हो रहा है। आज जो खबर आई है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब ये पहली बार था, जो यूक्रेन ने भी जिक्र किया, पहली बार किसी देश ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास फायरिंग की है या उस पर फायरिंग की है, जिसके बाद वहां पर आग लगी। सबकी चिंता यहां पर बढ़ गई है। हम लोग यहां पर हैं कल रात से, बल्कि कल रात इनफैक्ट पूरी रात में इन छात्रों के साथ था, इन भारतीयों के साथ था। ये जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं, ये लोग बहुत सहमे हुए हैं। यूक्रेन में ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये बच्चे बता रहे कि इनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, इनसे पैसे लिए जा रहे थे, इनसे कुछ बदतमीजी भी हुई, कुछ बहुत चीज़ें हुई हैं। वो चीज़ें सारी नहीं, लेकिन ये इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए। जो ये फर्स्ट हैंड अकाउंट जो हमको यहाँ पर आकर पता लग रहा है, वो पता लग रहा है कि इन्होंने शेलिंग सुनी है, पास में मिसाइलें इनके आकर गिरी हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अभी भी कई छात्र हैं, ये भारत ने खतरा वहां पर पहुंचा है। आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव को रूस की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला वहां पर दिखाई दिया है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी कीव को पूरी तरीके से रूस की सेना की तरफ से घेर लिया गया है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस की सेना का नजर आया है, गाड़ियों का काफिला। आप देखिए किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई। अमन का हम रुख कर लेते हैं। अमन देखिए पिछले कई दिनों से इसी तरीके की खबरें सामने आ रही है कि राजधानी कीव को घेर लिया गया है। 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला है वो लगातार कई देशों की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन मकसद पुतिन का क्या है? घेर तो लिया गया है लेकिन अभी तक कब्जा नहीं किया। देखिए वो अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि कीव की तरफ लगातार हम देखते हैं कि इस तरह का एक काफिला बढ़ता हुआ नजर आता है। कीव पर कब्जा, मतलब इसको इस तरह से आप समझ सकिए कि लगभग सरेंडर है, बट उसमें अभी लड़ाई जारी है क्योंकि बातचीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन अभी हैं। खार्किव पर, कीव पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा। लेकिन अगर जेलेंस्की ये कहते हैं कि जिंदा बचना है तो यहाँ से चले जाओ, मतलब वहाँ पर लगातार लोगों की हत्या हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ पर आंकड़े जो आए हैं वो हैरान कर देने वाले, डरा देने वाले। तमाम देश इसमें बीच बचाव को करने की कोशिश कर रहे हैं। UNGA में जब वोटिंग होती है रितिका, जो आपने भी देखा, 141 देश जो है वो पक्ष में वोट डालते हैं रूस के खिलाफ। से 5 देश होते हैं जो जिनका कोई स्टैंड, मतलब भारत जो है, चीन, पाकिस्तान, उनका इसलिए पक्ष ये है क्योंकि यूक्रेन में कई भारतीय छात्र भी हैं। रूस भी लगातार जो है वो सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। क्या होगा क्या नहीं होगा, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जब हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वाकई में लोग रो रहे हैं। मतलब कई भारतीय छात्र हैं, उनसे आप बात करते हैं, माइक हटाकर जब आप बात करते हैं, वो रोने लगते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा है, बोले हमने अपनी आंखों के सामने शेलिंग, गोलाबारी, आवाजें सारी सुनी है, हम पढ़ने गए थे, सबको वापस आना पड़ा है। इंडियन एम्बेसी का रोल वाकई बहुत अच्छा रहा है। जितने भी छात्र वो ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने पूरा फेलिसिटेट किया उनको, वहां से लेकर बॉर्डर से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से अपने घर तक, जिंदगी भर एहसान होने वाली चीज है ऑपरेशन गंगा के तहत। लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
बिल्कुल नाउम्मीद हर कोई होता हुआ नजर आया था, लेकिन ये सफल ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अमन, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी के तहत तो रूस आगे बढ़ रहा है और अब जो खौफनाक मंजर वहां से निकलकर सामने आ रहा है, क्या वाकई मोराल को डाउन करते हुए पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो सरेंडर कर ले? क्योंकि सरेंडर पर ही बात टिकी हुई है। उनका ये कहना है कि नाटो देश में अगर शामिल नहीं होता है यूक्रेन तब भी हम मान जाएंगे। तो फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात को लेकर कदम क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि अपने देश को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल यही है। देखिए रितिका, जंग का मैदान बेशक यूक्रेन है, लेकिन ये जंग यूक्रेन वर्सेस रूस से ज्यादा ना, ये जंग रूस वर्सेस पश्चिमी देश है, नाटो है, अमेरिका है, बोरिस जॉनसन है, ये ब्रिटेन है, ये है। जंग का मैदान यूक्रेन हो सकता है क्योंकि पीछे से हथियार, रसद, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हो ये रहा है कि जब हथियारों की सप्लाई, कल ये खबर आई थी कि सिर्फ 5 दिन का गोला बारूद बचा है रूस के पास, तो रूस के पास, यूक्रेन के पास, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यूक्रेन के पास 5 दिन का गोला बारूद बचा है। तो ऐसे में आगे बढ़ना होगा तो क्या होगा? जो मददगार देश हैं, जो मदद पहुंचा रहे हैं, रसद हो गई, हथियार, गोला बारूद, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रिहायशी इमारत में भीषण आग लगा दी गई है। खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां देखी जाती है पूरे देश को लेकर, और ऐसे में रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। खैरसोन पर कब्जे के बाद खार्किव में लगातार पिछले कई दिनों से रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए हमले किस तरीके से रिहायशी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, सरकारी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे में यही खार्किव में ही एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी गोलीबारी में। अमन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमन, देखिए कीव को चारों तरफ से घेरने की जो मंशा थी उसमें तो कामयाब हो चुका है, लेकिन खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती है और ऐसे में प्रतिबंध भी रूस में लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि युद्ध के क्षेत्र में भले ही लीड रूस ले रहा हो, लेकिन उसे जो नुकसान हो रहा है उसकी कल्पना वो भी फिलहाल नहीं कर पा रहा है कि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी भरपाई उसे झेलनी पड़ेगी? यहाँ पर ना कुछ छात्र हैं, मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? गुरजोत सिंह। गुरजोत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। आप कहाँ से आए हैं? मैं खार्किव से आया हूँ। आप खार्किव से आए हैं, क्या देखा आपने, क्या है खार्किव में? सर बहुत बुरे हालात हैं। मैं वहाँ पे आई थिंक 6 to 7 डेज़ वहाँ पे अटका हुआ था एंड हम बंकर्स में थे। मतलब 6-7 दिन में आप समझ लीजिए, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो हम 20-22 घंटे बंकर में ही थे। एंड ये हालात है कि अगर हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी जाना पड़ता था ऊपर अपने घर, या 4th फ्लोर पे था, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते थे एंड सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही सायरन्स बज जाते थे, एयर स्ट्राइक्स हो जाती थी और हमें वापस नीचे भागना पड़ता था। तो हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी कम से कम 2-3 ट्राई करने पड़ते थे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता था कब सायरन बज जाए और कब एयर स्ट्राइक्स दोबारा आवाज़ आ जाए। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जस्ट सीढ़ी बंकर से उतरे, ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं पहुँचे एंड हमारे घर से लिटरली 1 किलोमीटर दूर इतना ज़ोर से एयर स्ट्राइक की आवाज़ आई कि हमारे खिड़की दरवाजे हिलने लग गए, कार के सायरन्स बजने लग गए एंड हम वापस नीचे बंकर में भाग गए। कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र थे आपके साथ वहाँ पर उस बंकर में? उस बंकर में मेरे साथ मेरे 5 दोस्त थे और भी 4 इंडियंस थे, और उस बिल्डिंग में जितने भी यूक्रेनियंस थे सारे थे वहाँ पे। एंड उस बंकर के ये हालात थे कि मिट्टी में सिर्फ टूटी हुई दीवारें, सॉरी ज़मीन पे सिर्फ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी थी, और उधर हमने खुद झाड़ू पोछा किया और फिर उधर गद्दे बिछाए और उधर और -2-3 डिग्रीज में अंडरग्राउंड रह रहे थे। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे? सर वहाँ से हम काफ़ी लकी रहे कि हम ट्रेन, क्योंकि खार्किव में बहुत सिचुएशन वर्स है, बहुत ज़्यादा। सर हमारा एक नेबर था, उसने अपनी जान पे खेल के हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया 6 बजे सुबह, जैसी कर्फ्यू हटा, क्योंकि अगर वहाँ से हम टैक्सी बुक कराते तो 1 घंटा में टैक्सी मिलने में लग जाता, और 1 घंटा क्या वहाँ पे 5 मिनट भी बहुत क्रूशल थे ट्रेन पकड़ने के लिए। और वहाँ पे मेन गेट्स, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन खड़ी थी और वो गेट्स खोल नहीं रहे थे, तो हम अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गेट्स क्यों नहीं खोल रहे थे? सर पता नहीं, वो पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे थे। तो हमारे जो दोस्त थे जो पिछले दिन निकले थे, उन्होंने हमें बताया कि वो गेट्स कभी नहीं खुलेंगे, वो सिर्फ तुम्हें वेट करवाते रहेंगे। तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओ, पटरी क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आओ। हर कोई भारतीय वहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, और ये खुश किस्मत वाले भारतीय निकले जिनकी घर वापसी अब होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत जिस मंशा के साथ की थी, आप देखिए किस तरीके से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और मौजूदा स्थिति को लेकर भी अमन चोपड़ा वहां की स्थिति से हमको अवगत करवा रहे हैं कि वहां का जो माहौल है किस तरीके से बना हुआ है। 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए भी कोई हल होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन अमन, वहां की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन है और शायद रूस ने भी इस युद्ध को लेकर ये कल्पना नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन
की जनता, वहां की सेना, यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने तल्ख तेवर के साथ इस युद्ध का काउंटर अटैक करते हुए नजर आएंगे, तो क्या खामियाजा रूस को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि यूक्रेन की जनता को नुकसान तो हो रहा है, आर्थिक तौर पर तो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है, लेकिन रूस इस मौजूदा स्थिति में कहां खड़ा है? देखिए रितिका, ये चीज क्लियर है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जाए तो वहाँ तमाम देश रूस पर लगा रहे हैं। रूस को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप कह लीजिए डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, परसेप्शन की लड़ाई, रूस विलन, लेकिन अंततः नुकसान जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर ऑब्वियस है कि रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, 8 लाख सैनिक है। और अभी तो ये रूस ये कह रहा है कि अभी तो मैंने ढंग से लड़ाई लड़नी शुरू भी नहीं की है। जब हमने बात की थी, जो पुतिन की पार्टी के एमएलए अभय सिंह, वो ये कह रहे थे कि ये युद्ध नहीं है, ये सर्जिकल। रूस से जंग पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। 9166 रूसी सैनिक हैं जो कि मार गिराए गए हैं, 251 टैंक तबाह करने का दावा किया गया है और इसके साथ ही 33 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है और 37 हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए गए हैं। ये यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है, आज 9वां दिन है और ऐसे में कितना बड़ा नुकसान रूसी सैनिकों को पहुंचा है, इस बात का जिक्र करते हुए यूक्रेन की सेना नजर आ रही है। 9166 सैनिक ऐसे हैं जिन्हें मार दिया गया है, 33 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया गया है और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर हवाई हमले भी लगातार रूस की तरफ से लगातार जारी थे, तेज थे और ऐसे में हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से। न्यूज़ 18 पर लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर कब्जे के साथ साथ एक के बाद एक रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए बड़े बड़े हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और आज सबसे बड़ा हमला न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ है, जहां पर बमबारी की गई और उसके बाद वहां पर पूरा का पूरा जो प्लांट है वो आग की लपटों में घिरता हुआ नजर आया। हालांकि आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है और जल्द से जल्द ये आग बुझ जाए, शांत हो जाए, यही अब सभी की चिंता बनी हुई है, क्योंकि अगर ये आग बढ़ती हुई नजर आई तो ऐसे में बड़ा विस्फोट, बड़ा ब्लास्ट वहां पर हो सकता है, जिसके चपेट में कई देश आ सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी तीव्रता 9 गुना ज्यादा है। अभी तक जितने भी परमाणु हमले हुए हैं उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा इस पावर प्लांट का इंटेंसिटी है और ऐसे में अब हर कोई इसी चिंता में कि ये आग बुझ जाए, शांत हो जाए। अमन चोपड़ा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं यूक्रेन बॉर्डर से, जहां पर वो हर एक भारतीय से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जो वहां पर फंसे हुए थे उन्हें अब वापस लाने का काम तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। शिवानी, एक और सहयोगी मेरे साथ मौजूद है जिनके पास एक बड़ी खबर है। शिवानी, क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए आज 9वां दिन हो चला है रितिका, इस महायुद्ध का पूरी कवरेज हम 9 दिन से लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब तक इस युद्ध में क्या कुछ हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ, लगातार आर्थिक पाबंदियां भी रूस पर लगती जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन पर कितना कब्जा हो चुका है अब तक रूस का, वो हम मैप के जरिए समझाएंगे। देखिए यूक्रेन का मैप है, वो रूस है और देखिए ये जो इलाका है पूरा का पूरा रूस और यूक्रेन की बाउंड्री आपस में मिलती है, पूर्वी क्षेत्र है और यहीं से वो घुस रहा है, जो हमें आरो दिखा रहे हैं इनके जरिए घुसने की कोशिश कर रहा है। ये खार्किव है, ये इलाका इसकी ओर से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और जापोरोजिया परमाणु प्लांट पर आज ही हमला किया गया है, बड़ा हमला उसकी ओर से किया गया है। ये ब्लैक सी है और ये क्राइमिया है, क्राइमिया का क्षेत्र पहले ही वो कब्जा चुका है, इसलिए उसके लिए रूस के लिए और आसान है कि वो अंदर के क्षेत्र में प्रवेश आराम से कर सके। और ये कीव है, ये कीव की राजधानी जो कि यूक्रेन की राजधानी, इसी पर कब्जा जमाना चाहता है रूस, इसलिए वो बेलारूस की मदद यहां से ले रहा है और बेलारूस के जरिए वो टैंक यहां पर भेज रहा है ताकि ये जो क्षेत्र है इस पर वो अपना कब्जा जमा ले और साथ साथ चानी हाइव पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। रूसी सेना का बड़ा कब्जा इन तमाम क्षेत्रों में हो गया है। खार्किव की बात करें, चर्नी हाइव की बात करें, चर्नोबिल की बात करें, कीव पर भी लगातार अब सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। हमने दिखाया था 65 किलोमीटर का शहर किस तरीके से रूस की सेना अंदर दाखिल होती हुई नजर आ रही है, वो मैप के जरिए आपने बताया और 10 ऐसे शहर है जहां पर रूस की सेना की तरफ से पूरा कब्जा कर लिया गया है। अमन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमन, अब इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक तरफ वतन वापसी तो भारतीयों की हो रही है और भारत सरकार का रुख भी बहुत न्यूट्रल रहा है। जब भी रूस के खिलाफ कोई देश खड़ा हुआ है तो भारत सरकार की तरफ से न्यूट्रल बयान दिया गया या न्यूट्रल बिहेवियर रहा है, जिसकी तारीफ खुद रूस के सांसद की तरफ से की गई है, विदेश मंत्री की तरफ से की गई है। तो ऐसे में भारत का अगला स्टेप क्या कुछ हो सकता है इस महायुद्ध को लेकर?
देखिए, जिसका पहले रितिका आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि ये एक तरीके से ना, अच्छा वैसे बता दूं, यहाँ पर हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। जहाँ पर इस वक्त हम हैं, यहाँ पर स्नोफॉल हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ये बच्चों के लिए इतनी प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मुश्किल है बाहर जो पैदल चल कर आ रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -4 के आसपास है, -3 -4 है, रात के वक्त -10 -11 हो जाता है। आप सोचिए -10 -11 में हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये बच्चे पैदल चल कर आ रहे हैं, हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये इससे जुड़ा है, क्योंकि यूक्रेन का आप कहना है कि 4 मार्च तक रूस के 9000 सैनिकों को उसने मार गिराया। इसके अलावा 33 प्लेन मार गिराए, 37 हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, 251 टैंक बर्बाद कर दिए, 105 तोपे खत्म कर दी, 60 फ्यूल टैंक आदि बर्बाद कर दिए। यूक्रेन और रूस, अभी हो ये रहा था, लग ये रहा था कि अगर संभवतः रूस लगातार आगे बढ़ता हो जा रहा है तो यूक्रेन पर थोड़ा दबाव होगा। 9वां दिन है आज, 9वां दिन बातचीत की, लगातार बातचीत बेनतीजा रह रही है। जो शांति वार्ता हो रही है वो बेनतीजा रह रही है। जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि जिंदा बचना है तो यहां से चले जाओ। सवाल ये उठ रहा है कि बार बार लोगों का कहना है कि बलि का बकरा तो नहीं बन रहा यूक्रेन। जितने भी पश्चिमी देश है वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि आप लड़िए लड़िए। बार बार यूरोपियन यूनियन संसद EU पार्लियामेंट के अंदर जब जेलेंस्की का भाषण होता है तो तालियां बजाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिहाज से आप कह सकती हैं कि यूरोप पर दबाव है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तमाम 141 देश, पूरी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क रूस के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। युद्ध जितना और लंबा चलेगा, नुकसान यूक्रेन का ही होगा। परमाणु जो जिसका बार बार आप भी जिक्र करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पहली बार हुआ है जहां पर फायरिंग चेतावनी दे रहा है। वो तो कह रहा है कि अगर आपकी तरफ से न्यूक्लियर वॉर हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पश्चिमी देशों पर अब ये इस पूरे युद्ध का ठीकरा फोड़ रहा है रूस को। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन से बदला, रूस का नंबर अगला। ये कहा जा रहा है कि ये रूस से जो बदला है, यूक्रेन से जो बदला है, वो यूरोप का बदला अगला है। क्योंकि बार बार एक और अमेरिका को भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका यूरोप में जितने भी उसके जो परमाणु हथियार हैं, जो वो यहाँ से हटा ले, जो परमाणु हथियार है उसको हटा ले। लिए टकराव की स्थिति जो है वो यूरोप, पश्चिमी देशों के साथ, यूरोप के तमाम देशों के साथ बनती हुई नजर आ रही है। ये बार बार यही है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन वर्सेस रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं है। ये मैदान जो है वो यूक्रेन का है, लेकिन ये लड़ाई नाटो देशों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका के साथ, बोरिस जॉनसन के साथ, ये नाटो के विस्तार की लड़ाई है। और ये एक तरीके का रूस वर्सेस यूक्रेन जंग का मैदान जरूर बन रहा है, लेकिन लड़ाई बड़ी और कड़ी नजर। देखिए, फिर से लगातार देखिए बसेज यहाँ पर आ रही है। एक और बस अभी आई है, लगातार यहाँ पर बसेज आ रही हैं। आप सोचिए कितने छात्र फंसे हुए हैं। देखिए, आगे की तरफ एक ग्रुप भी खड़ा हुआ है। ये कितने छात्र जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कल रात से देख रहे हैं। होता यह है कि हम आधा घंटा के लिए अंदर जाते हैं, पता लगता है एक और बस आ गई है। 100 150 40 50 लगातार फुटफॉल, लगातार जो छात्र हैं भारतीय वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी चीज़ यह है कि सिर्फ भारतीय नहीं है, जो नेपाल के छात्र हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ के जो नेशनलिटीज़ के हैं, उनको भी यहाँ पर मदद ऑपरेशन गंगा के तहत दी जा रही है। ये सड़क सीधी की तरफ आप देखेंगे, यहीं की तरफ ये बॉर्डर है और बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ यहाँ पर बॉर्डर है और बॉर्डर के पास एक शेल्टर होम है, यहीं पर एयरपोर्ट है और लगातार यहाँ पर मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। रितिका, बिल्कुल लगातार मदद पहुँचाने की कोशिश है और ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट भी अमन चोपड़ा मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। लेकिन अमन, क्योंकि आपने ये भी बताया है कि पूरी रात जो है इन्हीं भारतीयों के साथ आपकी गुजरी, जब आपने उनसे बातचीत की तो किस तरीके की परेशानी का वो सामना कर रहे थे, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार फिर से जरा बताइए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है या जुड़े हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लगातार छात्रों से बात की पूरी रात। दर्द ये है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़कर आना पड़ा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो देखा है। सोचिए, जो छात्र पढ़ने गया उसके पास मिसाइलें आकर गिर रही हैं, जहां वो रह रहा है पूरी रात उन्होंने बंकर के अंदर गुजारी है। बहुत चीजें हुई हैं, वो बता भी नहीं सकते। बड़ी खबर, रूस और बेलारूस को इंटेल का बड़ा झटका लगा है। कंप्यूटर प्रोसेसर की डिलीवरी रोकी गई है। AMD ने भी सभी डिलीवरी रोकी है। ये बड़ा झटका रूस को लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और बेलारूस को इंटेल का बड़ा झटका, कंप्यूटर प्रोसेसर की डिलीवरी रोकी गई है। रूस और बेलारूस को AMD ने भी सभी डिलीवरी अपनी रोक दी है। दोनों देशों के लिए रूस और बेलारूस जो कि एक साथ खड़े होते हुए इस पूरे युद्ध में नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा झटका लगा है। कंप्यूटर प्रोसेसर की डिलीवरी रोकी गई है। AMD ने सभी डिलीवरी रोक दी है। दोनों